हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सी-टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों सीडीपी एंड पैडागोजी यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज की क्लास नंबर 21। साथियों, इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 601 से क्वेश्चन नंबर 630 तक देखने वाले हैं। साथियों, यह मॉक टेस्ट नंबर 21 होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में जो क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं वे सारे साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। और साथियों, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आपकी 30 में 30 की तैयारी करवाना। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 601, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डॉट डॉट और डॉट डॉट होना बहुत जरूरी है। गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है। सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी होना जरूरी है। संरचित और अनम्य होना जरूरी है। यांत्रिक या व्यवहारवादी होना जरूरी है। बताइए साथियों, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डॉट डॉट और डॉट डॉट होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 602, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? साथियों, व्यक्तिगत मतभेद या यूं कहें साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने के लिए कौन सी रणनीति है जो प्रभावी नहीं होगी? अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, मतभेदों को पहचानने और सम्मान करें, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं होगी? तो वह है साथियों छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। यह साथियों व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं होगी, बल्कि व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करना होगा, मतभेदों को पहचानना होगा और उनका सम्मान करना होगा, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करना होगा। क्योंकि साथियों जो एक समावेशी कक्षा है उसमें साथियों विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत विभिन्नता वाले छात्र सम्मिलित होते हैं। तो साथियों आप एक एक छात्र की कमी को पहचानेंगे और उसे ठीक करेंगे तो इसमें साथियों बहुत समय लग जाएगा। तो साथियों आप क्या करेंगे? आप अपने मौखिक और गैर मौखिक जो संचार और विचार हैं उन पर विचार करेंगे और साथियों मतभेदों को पहचानेंगे और उनका सम्मान करेंगे। जो बच्चों के मतभेद हैं आपस में या व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको पहचानेंगे और उनका सम्मान करेंगे। और साथियों विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, यानी विभिन्नता वाली शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, जिससे कि साथियों जिस बच्चे को जिस विधि से समझ में आए वह उस विधि से उसको सीख सके। इसलिए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। क्वेश्चन नंबर 603, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? साथियों सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए, इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। बताइए, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो साथियों क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि साथियों आप छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करेंगे तो छात्र को शर्मिंदगी महसूस होगी और ऐसा समय भी आ सकता है कि वह छात्र स्कूल आना ही या विद्यालय आना ही बंद कर दे। इन छात्रों को साथियों यदि आप एक अलग संकाय में पढ़ाना चाहिए, ऐसा आप यदि आप करते हैं तो साथियों ये समावेशी विचारधारा का उल्लंघन होगा। सभी छात्रों केवल साथियों मानकीकृत आप पाठ्यक्रम का प्रयोग करेंगे तो बहुत से छात्रों को यह पाठ्यक्रम समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए साथियों एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, या यूं कहें साथियों कि सामाजिकता को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 604, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डाट को बढ़ावा दे, निराशा को बढ़ावा दे, अभिसारी उत्तर को बढ़ावा दे, अपसारी सोच को बढ़ावा दे या मात्र रटने को बढ़ावा दे। बताइए
एक शिक्षक को कैसी गतिविधि की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, बताइए। जो साथियों बढ़ावा दे अपसारी चिंतन को या अपसारी सोच को। क्यों साथियों? जो अपसारी सोच की बात आई है तो साथियों अपसारी सोच होती है सृजनात्मक बालकों में। किन में साथियों? सृजनात्मक बालकों में होती है, और सृजनात्मकता का गुण भी अपसारी सोच ही है। तो इसलिए साथियों आप बालकों में किस चीज को बढ़ावा देंगे? सृजनात्मकता को बढ़ावा देंगे, और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए आपको अपसारी सोच को बढ़ावा देना पड़ेगा। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 605, छात्रों में भय का भाव अधिगम में काफी सुधार करता है, अधिगम के लिए हानिकारक है, अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। बताइए छात्रों में जो भय का भाव है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो साथियों जो छात्रों में भय का भाव है वह अधिगम के लिए क्या है? हानिकारक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 606, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? रुचि के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर सोचना, या अनुकरण के आधार पर सोचना। बताइए बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? तो साथियों किसको? तर्क के आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है। साथियों जो तार्किक चिंतन होता है वो सबसे उच्च लेवल का चिंतन माना जाता है, इसलिए साथियों तर्क के आधार पर सोचना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 607, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। बताइए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? साथियों क्या करना चाहिए? मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है जो साथियों जिसके एज ग्रुप है 2 से 7 वर्ष तक, यदि आप साथियों उसको जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करेंगे तो साथियों वह उस चीज को समझ नहीं पाएगा। अमूर्त समस्याएं तो बिल्कुल भी वह नहीं देख समझ पाएगा। परिकल्पनात्मक सोच, साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है तो साथियों उसमें कल्पनात्मक सोच का कोई भाव ही नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो साथियों मूर्त संसाधन है और साथियों बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री है उनका प्रयोग करना चाहिए, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 608, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तुत करती है? हिंदी भाषा को, अंग्रेजी भाषा को, संस्कृत भाषा को, या मातृभाषा जिसे घर की भाषा कहते हैं को? बताइए साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर आई थी? यदि आपसे पूछ ले साथियों तो यह कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। साथियों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह मातृभाषा यानी घर की भाषा को प्राथमिक स्तर पर अधिक बल देने पर क्या करती है? बल देने पर जोर देती है। यूं कहें कि भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तुत करती है, मातृभाषा को। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 609, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? पढ़ना, गायन, सोच, या चलना? बताइए साथियों डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? साथियों डिसलेक्सिया है पढ़ने से संबंधित, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 610, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? सार्थक यानी साथियों पॉजिटिव सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। बताइए सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? साथियों सार्थक चीजें सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी को सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि साथियों उदाहरण कैसे होने चाहिए? जो बालक के सामाजिक संदर्भ से संबंधित हो तथा उसके पूर्व अनुभव से जुड़े हुए हों। जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना चाहिए, ये भी सही बात है। कि बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना चाहिए। बताइए साथियों सार्थक सीखने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि साथियों इसके जो सभी आंसर हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव लग रहे हैं। लेकिन साथियों सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो साथियों वह है बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा आप इसको। क्वेश्चन नंबर 611, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया को, उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार। बताइए, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं? साथियों जो विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां व्याप्त होती हैं वह उनके बारे में क्या बतलाती हैं? क्या साथियों अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया को बताती हैं, या साथियों उच्च क्रम के भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं बताती हैं, या साथियों अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ बताती हैं, या गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार बताती हैं? तो नहीं साथियों, बल्कि वह क्या बताती हैं? अवधारणाओं के बारे में उनकी भोली और सहज समझ को बताती हैं। साथियों भ्रांतियां क्या होती हैं? जैसे आपने देखा होगा विद्यार्थी क्या छोटे बच्चे जो होते हैं, विद्यार्थी को ही ले लीजिए, छोटे छोटे विद्यार्थियों को ले लीजिए, उनके बीच में एक भ्रांति फैला दी जाती है कि कोई बाबा आएगा तो आपको उठा ले जाएगा झोले में भर के। तो साथियों ये एक भ्रांति होती है। तो ये साथियों उनकी भोली और सहज समझ के कारण वो लोग इस चीज, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 612, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है। बच्चों के समाजीकरण में भूगोल के सिद्धांतों हेतु, आर्थिक सिद्धांतों हेतु, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है। तो साथियों निचली जो कक्षाएं होती हैं उनमें जो शिक्षण की खेल पद्धति है वह बच्चों के समाजीकरण के लिए आवश्यक है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 613, लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? इनाम के द्वारा, सांस्कृतिक उपकरण, स्कीमा, या संज्ञानात्मक द्वंद्व? बताइए। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी जो संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होती है? तो वह साथियों सांस्कृतिक उपकरणों द्वारा होती है। स्कीमा के बारे में किसने बताया है? पियाजे महोदय ने बताया। लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है साथियों? सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत है। इसलिए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 614, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए। बताइए साथियों, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो क्या साथियों उनके माता पिता को स्कूल की भाषा घर में प्रयोग करने के लिए कहेंगे? तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि वह मातृभाषा का प्रयोग ना करें? तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि बच्चे को मातृभाषा में बातचीत करने और बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए और उसको बोलने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 615, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? साथियों उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें साथियों दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ना चाहिए। इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स देना चाहिए। विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला देना चाहिए। बताइए साथियों, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता विकार है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए साथियों? आसपास की चित्र रूपी सामग्री जो है उन्हें मौखिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए, स्पष्टीकरण उनमें जोड़ना चाहिए, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 616, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार है? असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? बताइए साथियों, जो विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार कारक है वह कौन सा हो जाएगा? असंदर्भित पाठ्यक्रम, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 617, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेग से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। बताइए अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? साथियों, जो इनका संबंध है वह है अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेग से काफी हद तक क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 618, डॉट डॉट स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डॉट डॉट सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। बताइए साथियों सूक्ष्म गतिक कौशल का कौन सा उदाहरण है और स्थूल गतिक कौशल का कौन सा उदाहरण है? साथियों, जो भागना है यह एक स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है, जबकि चित्र बनाना एक सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। कोई विद्यार्थी साथियों दौड़ता है तो उसका यह स्थूल गत्यात्मक यानी ग्रॉस मोटर स्किल है, और जब साथियों कोई विद्यार्थी क्या करता है, कोई चित्र बनाता है, पेपर कटिंग करता है, ये सारे साथियों सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहलाते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 619, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साम्यीकरण, संगठन, समावेशन या समायोजन? बताइए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह साथियों साम्यीकरण कहलाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 620, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डॉट डॉट बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। प्रकृतिवादी बुद्धि, भाषाई बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या अंतःवैयक्तिक बुद्धि के व्यक्तियों में? बताइए हार्वर्ड गार्डनर ने साथियों बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, ये बात आप सभी पहले से ही जानते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंतःवैयक्तिक बुद्धि वाले, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 621, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण को, तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न, बहुपरक वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को, या सहयोगी प्रोजेक्ट को? बताइए लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? बताइए लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत किससे संबंधित है साथियों? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास से। साथियों जो समाज से संबंधित ऑप्शन होगा वही सही होगा। साथियों सहयोग समाज का एक हिस्सा है, तो अर्थात साथियों सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 622, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। बताइए अनुसंधान यानी साथियों जो प्रयोग है, अन्वेषण है, अनुसंधान है, वह सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की जो अपेक्षाएं होती हैं वह साथियों विद्यार्थियों के अधिगम में महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 623, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की आवश्यकता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। बताइए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना बताइए क्या है? तो साथियों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 624, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। बताइए
आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, कब होता है तो साथियों, जब विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 625, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका अधिनायकीय है, अनुमतिपरक है, सुविधादाता है या सत्तावादी है, बताइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, कैसी है शिक्षक की भूमिका, तो साथियों एक शिक्षक की भूमिका कैसी है, सुविधादाता के रूप में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 626, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन या संतुलन, बताइए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, साथियों लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है वह है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 627, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है या साथियों खोज को प्रोत्साहन देता है, बताइए। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा खोज को प्रोत्साहन देता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 628, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौणवाहक होते हैं, विद्यालय और आस पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार या परिवार और आस पड़ोस, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौणवाहक होते हैं, यानी साथियों द्वितीय कारक होते हैं, तो वह है साथियों विद्यालय और आस पड़ोस। प्राथमिक साथियों परिवार, क्या साथियों प्राथमिक कारक कौन है, परिवार है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 629, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बताइए। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। साथियों जीन पियाजे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक के रूप में भी मानते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 630, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय या जन्म पूर्व का समय, बताइए। तो साथियों भाषा विकास के लिए सबसे जो संवेदनशील समय है वह कौन सा है, बताइए। तो वह है साथियों प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।